Arunima Sinha. She is the first woman amputee in the world to climb Mount Everest. इनकी लाइफ एक्सेप्शनल है. वन वेरी फाइन नाइट जब वो लखनऊ से दिल्ली बाय ट्रेन ट्रैवल कर रही थी तो रात के समय उनकी ट्रेन में कुछ चोर डकैत घुस गए थे. अरुणिमा सिन्हा को जब उनकी तरफ वो बढ़ने लगे तो उन्होंने रजिस्ट किया बिकॉज शी वॉज वेरी करेजियस. बट बाकी लोगों को डराने के लिए उन लोगों ने उन्हें ट्रेन से बाहर फेंक दिया था. जब वो बराबर वाली पटरी पर जा गिरी थी तो सामने से एक और ट्रेन आ रही थी एंड अनफॉर्चुनेटली इस हादसे में उन्होंने अपना एक पैर खो दिया. पर वो एक स्पोर्ट्स वुमेन थी. शी वॉज अ नेशनल लेवल वॉलीबॉल प्लेयर. उनका जो जज्बा था वो इनक्रेडिबल था. वो यहाँ पर उन्होंने हार नहीं मानी. 2011 में उनके साथ ये हादसा हुआ था. पर मई 2013 में जब बचेंद्री पाल जो कि पहली महिला थी जो माउंट एवरेस्ट पे चढ़ी थी, वो उन्होंने माउंट एवरेस्ट की ट्रेनिंग शुरू करी थी. तो अरुणिमा सिन्हा ने उन्हें ज्वाइन किया एंड फाइनली वो दुनिया की पहली विकलांग महिला बनी जिन्होंने माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई की. तो हम जब भी ऐसी कुछ एक्सेप्शनल कहानियां सुनते हैं, पढ़ते हैं, तो आई ऑलवेज वंडर कि व्हाट इज द सोर्स ऑफ देयर करेज, डिटर्मिनेशन और मोटिवेशन. हम अक्सर छोटी छोटी बातों पर निराश या हताश हो जाते हैं, हेल्पलेस फील करते हैं, गिव अप कर देते हैं. पर ऐसा क्या है या ऐसा लाइफ का क्या मंत्र इनके पास है जो हमारे पास नहीं है? द आंसर लाइज इन आवर माइंड. ऐसे बहुत से मान्य गणों ने हमेशा इस बात की तरफ संकेत किया है, जैसे कि गौतम बुद्ध ने कहा था, माइंड इज एवरीथिंग, व्हाट यू थिंक यू बिकम. आप जो सोचते हैं वो बनते हैं. श्रीमद् भगवत गीता में भी कहा गया, मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो. दैट मीन्स मन ही हमारे बंधनों का कारण है और मन ही हमारे मोक्ष का कारण भी है. सिमिलरली महात्मा गांधी सेड, you are nothing but the product of your own thought. Now, इस चीज को थोड़ा और गहराई में समझने के लिए let's try to understand it from the biological perspective. So, न्यूरोसाइंटिस्ट ने भी एक कंसेप्ट दिया है न्यूरोप्लास्टिसिटी का. इस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग हमारा जो नर्वस सिस्टम है, या आप कह सकते हैं आपका ब्रेन जो है, इट इज प्लास्टिक इन नेचर. प्लास्टिक वर्ड का मतलब होता है चेंज, यानी कि बदलाव. एंड न्यूरो हेयर इज रिप्रेजेंटिंग योर नर्वस सिस्टम, यानी कि आपकी नर्व्स होती हैं, दिमाग की नसें होती हैं. तो इट हैज एबिलिटी टू चेंज. तो जब लोग ये कहते हैं कि अब ये हमारी आदत हो चुकी है और बदली नहीं जा सकती, तो ये सबसे बड़ा मिथ है. हमें इसे बदलने की जरूरत है, क्योंकि साइंस भी ऐसा कहता है कि चीजें बदली जाती हैं, हमारा दिमाग, हमारी न्यूरल कनेक्शंस बदले जाते हैं. ये कैसे होता है? जब भी हम कोई नई एक्टिविटी करते हैं, कुछ नया लर्निंग करते हैं, तो हमारे दिमाग में उसके लिए एक नया न्यूरल कनेक्शन, एक नई न्यूरल वायरिंग होती है. जब हम उस पर्टिकुलर एक्टिविटी को बार बार दोहराते हैं, रिपीट करते हैं अपनी लाइफ में, तब वो वायरिंग और भी स्ट्रॉन्ग हो जाती है और धीरे धीरे वो हमारे ऑटोनॉमिक मोड में आ जाती है, जिससे हम इजीली उसको कर पाते हैं. ऑन द अदर हैंड, हम जिन चीजों पे काम नहीं करते हैं, दोहराते नहीं हैं, उसकी वायरिंग हमारे दिमाग में वीक होने लगती है और वो चीजें हमारे दिमाग से चली जाती हैं. तो ऐसे ही हम अपनी आदतें बनाते हैं, ऐसे ही हम अपने हर कार्य में प्रगति करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, हम जितने भी एडिक्शंस की भी बात करते हैं ना, दे ऑल आर बेस्ड ऑन द सेम कॉन्सेप्ट. फिर चाहे वो स्मोकिंग हो, अल्कोहल हो या कुछ और. फॉर एग्जाम्पल, अगर एक बच्चा है और उसको बचपन से ही ट्रेन किया गया है कि वो लोगों के सामने जाके बोल सके,
यानी कि पब्लिक स्पीकिंग, जिसका कई लोगों में फियर होता है। वो बच्चा एक बार जाएगा तो उसके दिमाग में एक नया न्यूरल कनेक्शन बनेगा, फिर वो अगली बार जाएगा, फिर बार बार जाएगा, ऐसे करते करते उसका वो जो फियर है पब्लिक स्पीकिंग को लेके वो चला जाएगा, और उसकी जो न्यूरल वायरिंग है ऑफ पब्लिक स्पीकिंग वो बहुत ही स्ट्रेंथन हो जाती है, स्ट्रांग हो जाती है। Another model of mind is given by Sigmund Freud, who is a renowned psychologist. तो उन्होंने क्या बताया, उन्होंने हमारे मन को 3 भागों में बांटा, एक कॉन्शियस लेवल, सबकॉन्शियस लेवल और अनकॉन्शियस लेवल। कॉन्शियस लेवल वो होता है जिसको लेकर हम अवेयर होते हैं, जैसे कि अभी जो मैं आपसे बात कर रही हूँ वो मैं अपने कॉन्शियस स्तर पे आपसे बात कर रही हूँ, यानी कि मेरा चेतन मन। सबकॉन्शियस लेवल यानी कि अवचेतन मन, ये वो होता है जहां पर हमारी मेमोरी स्टोर्ड होती है। जैसे कि अगर मैं आपसे पूछूं आपने कल क्या कपड़े पहने थे, तो शायद आप मुझे अपने अवचेतन मन से उस बात को निकाल कर बाहर लाके मुझे बता पाओ। अनकॉन्शियस लेवल यानी कि अचेतन मन वो है जिसके बारे में हमें कोई अवेयरनेस नहीं होती है, हम बिल्कुल नहीं जानते हैं वहां पे क्या है। तो सिगमंड फ्रॉइड के हिसाब से भी जो हमारा अनकॉन्शियस मन होता है उसमें हमारे बहुत सारे फियर्स होते हैं, हमारे डिजायर्स होते हैं, इच्छाएं होती हैं जो हमारी पर्सनालिटी को इफेक्ट करती हैं। लेकिन इसी मॉडल को अगर हम इंडियन फिलॉसफी के अकॉर्डिंग समझने की कोशिश करें तो हमारे मन को केवल 2 ही भागों में बताया गया है, एक चेतन मन और एक अवचेतन मन, क्योंकि अकॉर्डिंग टू देम हम सबके पास पोटेंशियल है हमारे अनकॉन्शियस को भी कॉन्शियस करने की, तो इसलिए सबको सबकॉन्शियस माइंड के दायरे में ही रखा गया है। तो हमारी जितनी भी सुषुप्त इच्छाएं हैं, हमारे भय हैं, इस तरह की सारी चीजें जो हमारी पर्सनालिटी को पूरी तरीके से इफेक्ट करती हैं, वो सब हमारे सबकॉन्शियस माइंड का हिस्सा है। फॉर एग्जाम्पल, एक बच्चा है जिसकी इंट्रोवर्ट पर्सनालिटी है, इंट्रोवर्ट जो कि अकेले रहना पसंद करता है, ज्यादा लोगों से मिलना जुलना पसंद नहीं है। तो आप सोचिए कि उस बच्चे की पर्सनालिटी कहाँ से आ सकती है। उस बच्चे का की जो फैमिली है, अगर उसको एक हेल्दी फैमिली एनवायरनमेंट बचपन से नहीं मिला है, उसके जो पेरेंट्स थे वो सेपरेटेड थे, तो अनजाने में ही सही बट उस बच्चे के मन में कहीं ना कहीं रिश्तों के प्रति अविश्वास जागृत हो सकता है, जो कि अल्टीमेटली उसकी पर्सनालिटी में दिखाई देता है। इसलिए वो अपनी लाइफ में भी जल्दी से लोगों पे विश्वास नहीं करता है और अपने में ही सीमित रहता है। सिमिलरली आज के टाइम में हमारा जो आप हिप्नोथेरेपी के बारे में सुनते हैं, चाइल्ड रिग्रेशन थेरेपी के बारे में सुनते हैं, ये सभी थेरेपीज हमारे सबकॉन्शियस माइंड को ही एक्सेस करने की कोशिश करती हैं ताकि हमारी सारी प्रॉब्लम जड़ से रिजॉल्व हो सके। सो बेसिकली हमारा जो 90% ऑफ माइंड है वो सबकॉन्शियस रहता है और ओनली 10% माइंड ही है जो हमारा कॉन्शियस माइंड है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि किस हद तक हमारा सबकॉन्शियस माइंड हमारी थॉट्स को, हमारे बिहेवियर को, हमारी पर्सनालिटी को गवर्न करता है। अब if you do not run your subconscious mind yourself, someone else will run it for you. मतलब अगर आप खुद अपने सबकॉन्शियस माइंड पे कंट्रोल नहीं रखोगे, उसको डायरेक्शंस नहीं दोगे, तो कोई और आके उसको डायरेक्शन देगा। फॉर एग्जाम्पल, इसको हम एक कार मॉडल से समझ सकते हैं। सपोज यू आर सिटिंग इन अ कार और ड्राइवर सीट पे आपका सबकॉन्शियस माइंड है और आप पीछे बैठे हैं और अपने सबकॉन्शियस माइंड को डायरेक्शंस दे रहे हैं। तो जहां आप कहेंगे आपका सबकॉन्शियस माइंड आपको वहीं लेके जाएगा। पर जब आपसे कोई लिफ्ट मांगता है, वो कोई भी हो सकता है, आपका फ्रेंड, आपका रिलेटिव, आपके पेरेंट्स या फिर कोई स्ट्रेंजर भी हो सकता है, वो उसको कहीं और जाना है और वो डायरेक्टली तो लेकिन आपके सबकॉन्शियस माइंड को कमांड नहीं दे सकता ना, क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड के मास्टर तो आप हैं, वो गाड़ी आपकी है, गाड़ी यानी कि आपकी लाइफ, वो सबकॉन्शियस माइंड, ड्राइवर सीट पे जो सबकॉन्शियस माइंड है वो भी आपका है।
तो वो आप ही की ऑर्डर्स फॉलो करता है। तो जैसे ही कोई स्ट्रेंजर या कोई भी अलग इंसान आपको कोई और डायरेक्शन, कोई और सजेशन देता है, तो बिना आपकी एक्सेप्टेंस के आपका सबकॉन्शियस माइंड उसको फॉलो नहीं करता है। तो द मोमेंट यू एक्सेप्ट एनी नेगेटिव कमेंट और एनी पॉजिटिव कमेंट फ्रॉम एनीवन एल्स, आपका सबकॉन्शियस माइंड आपकी लाइफ को उसी डायरेक्शन पे ले जाता है। बट ध्यान रखिएगा, वो एक्सेप्टेंस का कंट्रोल आपके हाथ में है। तो ये आपको डिसाइड करना है कि आपको क्या एक्सेप्ट करना है और क्या रिजेक्ट करना है, क्योंकि वट एवर यू एक्सेप्ट वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में एंटर करेगा और आपकी लाइफ उसी डायरेक्शन पे चलेगी। तो नाउ इट्स टाइम टू शिफ्ट योर लाइफ फ्रॉम फ्लाइट मोड टू सेल्फ मोड। तो अगर हमें फ्लाइट मोड से सेल्फ मोड आना है, तो हमें अपनी लाइफ का कंट्रोल अपने हाथों में लेना होगा। हम जो साइकिल ऑफ एस्केपिज्म में हमेशा उलझे रहते हैं, हम अपनी प्रॉब्लम से हमेशा बचने की कोशिश करते हैं, हम उनको सॉल्व करने की कोशिश नहीं करते हैं, और यही वजह है हम हमेशा अपनी परेशानियों के लिए दूसरे लोगों को ब्लेम करते हैं। तो अब क्योंकि इसका कंट्रोल तो हमारे ही हाथ में है, चाहे कोई भी आके कुछ भी सजेशन देता है, उसको एक्सेप्ट करना है या रिजेक्ट करना है वो आप ही के हाथ में है। तो उसको डायरेक्शन देना भी हमें ही पड़ेगा। अब इसका सबसे पहला और इम्पोर्टेंट तरीका है टू बी अवेयर ऑफ योर ओन सेल्फ टॉक। आपको अपने ही सेल्फ टॉक, जो हम खुद से बात करते हैं दिन भर में, उसका हमारे ऊपर बहुत ही गहरा प्रभाव पड़ता है, और उसको लेके अवेयर रहना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम जो भी खुद से बात कर रहे हैं वो डायरेक्टली हमारे सबकॉन्शियस माइंड में जाके सिंक करता है और हमारी लाइफ उसी ट्रैक पे चलती है। एक टाइम की बात है जब ओलंपिक्स का दौर था, जब ओलंपिक्स नए नए शुरू हुए थे। तो ये बात है लगभग 1954 की। तो 1954 एट दैट टाइम ओलंपिक्स के गेम्स में जो रनिंग का रिकॉर्ड था वो था 1 माइल इन 4 मिनट्स, और ये रिकॉर्ड लगभग 50 सालों से चला आ रहा था, और सबने मान लिया था कि इस रिकॉर्ड को कभी कोई ब्रेक कर ही नहीं सकता है। फिर एक मेडिकल स्टूडेंट रॉजर बैनिस्टर आए और उनका ये मानना था कि नहीं, ये रिकॉर्ड तो ब्रेकेबल है। तो उनका जो पैटर्न ऑफ सेल्फ टॉक था वो ये था कि इट कैन बी डन। और जब उन्होंने इस दौड़ में भाग लिया तो वो दौड़ते दौड़ते यही बोलते गए, इट कैन बी डन, इट कैन बी डन, इट कैन बी डन। और 50 सालों बाद लगभग उन्होंने ये रिकॉर्ड तोड़ दिया। उन्होंने 1 माइल 3 मिनट 59 सेकेंड्स में कवर करे। लेकिन ये बात यही खत्म नहीं होती है। इसके बाद कुछ ही दिनों बाद इनके जो कंपेटिटर्स थे बाकी, उन लोगों ने बैनिस्टर जी का भी रिकॉर्ड तोड़ना शुरू कर दिया। 3 मिनट 58 सेकेंड, 3 मिनट 57 सेकेंड, 3 मिनट 56 सेकेंड। तो आप ये सोचिए कि जो चीज 50 साल पहले संभव नहीं हो पा रही थी, अचानक से ये पूरा पैटर्न बदल कैसे गया। सो बेसिकली हुआ क्या था, जब बैनिस्टर जी दौड़ रहे थे और कह रहे थे इट कैन बी डन, इट कैन बी डन, तो वो दूसरे लोग जो उनके कंपेटिटर लोग थे, जो वो दौड़ रहे थे, जो मिडल में थे, उन लोगों के सबकॉन्शियस माइंड में भी ये बात जा रही थी। तो समहाउ उनके सबकॉन्शियस माइंड ने भी इस बात को पकड़ा, एंड दैट चेंज्ड एवरीथिंग। सो सच इज द पावर ऑफ सेल्फ टॉक, राइट? सो इवन वी कैन लाइक कंडक्ट एक्टिविटी हेयर। अगर आप लोगों के पास अगर एक पेन और पेपर है, तो you can take a pen or paper in your hand if you have. So take a paper and write I can't, and उसके आगे आप कोई भी एक चीज ऐसी लिखिए जो आपको लगता है आप नहीं कर सकते हैं, या करना चाहते हैं और आपको लगता है आप कर नहीं सकते हैं।
तो आप प्लीज उस पे लिखिए आई कांट एंड फिल इट फॉर योर सेल्फ. And if you are done with it, please fold that paper and keep it aside. और अगर आपने किसी डायरी में लिखा है तो उसको भी बंद करके आप साइड रख सकते हैं. ओके. नाउ टू बी अवेयर ऑफ योर ओन सेल्फ टॉक, हमें पहले माइंडफुल होने की जरूरत है. तो माइंडफुल होने के लिए what we need to do, we can exercise a breathing technique here. तो हम अभी कोशिश करते हैं. मीनवाइल आप सब लोग अपने माइक बंद रखिएगा और जैसा जैसा मैं गाइड करूंगी सिर्फ उसको फॉलो कीजिएगा. सो एवरीवन प्लीज क्लोज योर आईज. ओके, टेक अ डीप ब्रेथ. इनहेल एंड एक्सहेल. वन मोर टाइम. इनहेल एंड एक्सहेल. नाउ ब्रीथ नॉर्मली. आप अपना सारा ध्यान अपनी श्वासों की ओर ले आएंगे. फोकस ऑन योर ब्रेथ कंप्लीटली. अब आती जाती सांसों को महसूस कीजिए. फील द ब्रेथ while you are inhaling or exhaling. If you cannot feel it, you can breathe a little higher. Keep breathing, keep focusing. अपना ध्यान अपनी श्वासों पर बनाए रखें. आपके मन में हो सकता है कुछ विचार उत्पन्न हो. उन विचारों को आप सिर्फ ऑब्जर्व कीजिए. दृष्टा भाव से सिर्फ देखने की कोशिश. उनके साथ इन्वॉल्व नहीं होना. जस्ट ऑब्जर्व वॉट एवर इज कमिंग इन योर माइंड. अपने विचारों को नोटिस करते करते आप ये रियलाइज करेंगे कि आपके सभी विचार एकदम ट्रांजिएंट है, टेम्पररी है. वो पल पल अपना स्वभाव बदल रहे हैं. हम कभी भी एक ही विचार पर नहीं टिके रहते. का मन तेजी से एक तरफ से दूसरी तरफ भागता रहता है. आपको सिर्फ उसके नेचर को ऑब्जर्व करना है कि कैसे वो अपना स्वभाव पल पल बदल रहा है. एवरीथिंग इज टेम्पररी. आपके विचार टेम्पररी हैं. अब अपना ध्यान वापस अपनी श्वासों की ओर लाएंगे. फोकस अगेन ऑन योर ब्रेथ. अब आप देखेंगे आपकी श्वासों की गति वो भी ट्रांजिएंट है, धीरे होती है, कभी आती है तो कभी जाती है. वो भी अपना स्वभाव पल पल बदल रही है. एवरीथिंग इज टेम्पररी, इवन योर ब्रेथ. कीप फोकसिंग ऑन योर ब्रेथ. अब धीरे धीरे अपनी आंखें खोलेंगे. यू कैन ओपन योर आईज ग्रेजुअली. तो अभी मैंने क्या किया, मैंने जो मैसेज आपको दिया वो था लॉ ऑफ इम्परमानेंस. आप जब इस स्टेट में थे, मेडिटेटिव स्टेट में थे, तब आपका सबकॉन्शियस माइंड एक्टिव था. और उस स्टेट में व्हाट आई डिड, आई ट्राइड टू रीवायर द कॉन्सेप्ट ऑफ इनपरमानेंस. सब अस्थाई है. इस चीज को आपको एक्सपीरियंस करने का मौका मिला. और जब आप किसी चीज को एक्सपीरियंस करते हो तब वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में जाके रजिस्टर. जब हमें लॉ ऑफ इम्परमानेंस समझ आता है तब हमारे सारे अटैचमेंट्स अपने आप ही खत्म होने लगते हैं. अब अटैचमेंट खत्म होने का ये मतलब नहीं है कि आप लोगों से प्यार करना छोड़ दोगे. Here we are just talking about the excess attachment जिसकी वजह से हम सफर करते हैं, जिसकी वजह से हमारे सारे डर उत्पन्न होते हैं. हमारी लाइफ के सारे फियर्स इसी पे बेस्ड हैं. तो मैक्सिमम फियर्स सिर्फ इस लॉ ऑफ इम्परमानेंस को समझ के अपने सबकॉन्शियस में उतार के हमारे खत्म हो जाते हैं. तो अभी जो ब्रीदिंग टेक्निक हमने फॉलो की थी बेसिकली दैट इज आनापान मेडिटेशन, जिसके साइंटिफिकली प्रूवन नंबर ऑफ बेनिफिट्स हैं. वो हमारा माइंड का कंसंट्रेशन बढ़ाता है, हमारे इम्यून सिस्टम पे काम करता है, हमें स्ट्रेस फ्री रखता है, डिसीजन मेकिंग बेटर करता है, अवेयरनेस ऑफ सेल्फ एंड मेनी अदर. नाउ कमिंग बैक टू योर चिट अगेन. आपका जो पेपर था, आपने जिस पे लिखा था व्हाट यू कैन नॉट डू,
Now it's time to change that pattern. Now take out a fresh paper and write upon it, I can, and fill that with the same thing जो आपने पिछले पेपर पे लिखा था can't में. अब आप उसी को बड़ा बड़ा लिखेंगे. I can swim, I can drive, I can be successful, whatever you want. I can be peaceful, I can be happy, anything you want. और I am happy. अब जब आप ये कह रहे हैं खुद से yes I can, तो आपके मानसिक स्तर पे हो क्या रहा है? ये मैसेज आपके सबकॉन्शियस माइंड पे जा रहा है. पर क्या एक बार करने से काफी होता है? नहीं. जैसे कि हमने पहले भी पढ़ा था, हमें इन चीजों को बार बार रिपीट करना पड़ता है ताकि हमारी न्यूरल वायरिंग वहां पे स्ट्रॉन्ग हो जाए, स्ट्रेंथन हो जाए. तो here comes the concept of conditioning. एक बार रामेश्वरम में एक बहुत भव्य मंदिर था. वहां पर एक छोटा सा प्यारा सा हाथी था. तो उस हाथी को वहां के जो उसका जो पालक था, उसने एक रस्सी लेके, पतली सी एक रस्सी लेके उसको खूंटे से बांध दिया था. अब वो हाथी इधर उधर जाने की कोशिश करता था, पर वो बहुत दूर तक जा नहीं पाता था. तो उसके दिमाग में एक इमेज सेट हो गया, एक दायरा बन गया कि वो कितनी दूर तक जा सकता है. तो उससे आगे जाने की उसने कुछ दिनों बाद कोशिश ही बंद कर दी. यानी कि उसने लर्न हेल्पलेसनेस सीख लिया. अब जैसे जैसे वो बड़ा होता गया, वैसे वैसे वो उसी दायरे में सीमित होता गया. अब वो एक दिन बहुत बड़ा हो गया, एकदम रिष्ट पुष्ट और बहुत शक्तिशाली हो गया. पर अब भी, आज भी वो उसी खूंटे पे उसी रस्सी से बंधा हुआ है और वो अपने दायरे से बाहर निकलने की कोशिश भी नहीं करता है. क्यों? क्योंकि उसको बचपन से ही वो कंडीशनिंग मिल गई है. उसके दिमाग में उसकी वायरिंग हो गई है कि यही उसकी लिमिट है, यही उसका दायरा है. तो उस हाथी की तरह ही हमारी लाइफ में भी ऐसे ही होता है. बचपन में हमें जो बाउंड्रीज दिखाई जाती हैं कि हम क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते हैं, हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, तो हम खुद को उसी दायरे में सीमित कर लेते हैं. बट ग्रेजुअली जब हम बड़े होते हैं, हमारा पोटेंशियल भी एक्सेल होता है. तो एट दैट मोमेंट हम लोग लेकिन हेल्पलेस मोड में चले जाते हैं, क्योंकि बचपन से हमारी ऐसी कंडीशनिंग हुई होती है. उसमें कुछ गलत नहीं था, क्योंकि वो अगर हमारे पेरेंट्स ने या टीचर्स ने हमें कुछ उस वक्त कहा था, तो वो हमारी प्रोटेक्शन के लिए कहा था. बट जब हमारे पास उसका पोटेंशियल आ जाता है, जब हम समर्थ हो जाते हैं, तब तो हमें उस जोन से बाहर निकलना ही होगा. तो इस कंडीशनिंग को काउंटर कंडीशनिंग कैसे किया जा सकता है? हम कैसे अपने माइंड को रिवायर कर सकते हैं? तो इसके लिए हमारे पास कुछ टेक्निक्स मौजूद है, जिसमें की पहली टेक्निक है पॉजिटिव अफर्मेशन. पॉजिटिव अफर्मेशन में हम खुद को ऐसी बातें बोलते हैं, पॉजिटिवली अफर्म करते हैं, जो बातें हमारे सबकॉन्शियस में जाती हैं. यानी कि वर्बली हम जो भी कहते हैं, वो जाके सबकॉन्शियस में रिवायरिंग शुरू करती है. हमारा सबकॉन्शियस माइंड उसी के हिसाब से एक्ट करता है. दूसरी टेक्निक होती है यहाँ पे विजुअलाइजेशन टेक्निक. तो विजुअलाइजेशन टेक्निक में आप जो कह रहे हैं करने के लिए, उसको हमें इमेजिन भी करना होता है. देन स्लीपिंग टेक्निक में हम अगर जब सो रहे होते हैं, सोते वक्त सबकॉन्शियस माइंड पे जब काम करते हैं, तो रिजल्ट्स बेहतर मिलते हैं. आर्गुमेंटेटिव टेक्निक में हम लॉजिकली डील करते हैं चीजों के साथ. और अल्टीमेटली होता है थैंक यू टेक्निक, जिसमें हम हर चीज के लिए ग्रेटफुल होते हैं. हम इनको थोड़ा डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं. पॉजिटिव अफर्मेशंस की अगर हम बात करते हैं, तो हमारी लाइफ में हमें जो भी कुछ चाहिए, हम उसको पॉजिटिव अफर्मेशन इज द फर्स्ट स्टेप टू रिवायर आवर माइंड फॉर दैट. क्योंकि जो भी हम अपने सबकॉन्शियस माइंड में डालते हैं, वो ही बाद में हमारा माइंड एग्जीक्यूट करता है. सो एज यू सो इन योर सबकॉन्शियस माइंड,
so shall you reap in your life. So whatever is the case, if you want a good job, a happy life, a good life partner, wealth, health, joy, you can affirm them. You can say, I am attracting abundance of health, but पॉजिटिवली अफर्म करने के साथ साथ इट इज इम्पोर्टेंट कि आप चीजों को विजुअलाइज कीजिए, क्योंकि हमारे माइंड की विजुअलाइजेशन पावर बहुत ज्यादा होती है, बहुत ही स्ट्रांग होती है. फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपको कहती हूँ डोंट इमेजिन अ ब्लू मंकी, तो आपके माइंड में ब्लू कलर का मंकी गारंटेड आया होगा. जबकि मैंने कहा था डोंट इमेजिन, जबकि ब्लू कलर का मंकी होता भी नहीं है, लेकिन फिर भी हमारे माइंड ने ब्लू कलर की मंकी की इमेज बना दी. क्यों? क्योंकि हमारे माइंड को ग्रामर नहीं समझ आता है, उसे डोंट का मतलब नहीं पता है, वो सिर्फ चीजें पकड़ता है, वो सिर्फ इमेजेस पकड़ता है, तो उसने ब्लू कलर के मंकी की इमेज दे दी. दैट एक्चुअली शोज कि हमारा ब्रेन कितना स्ट्रांगली विजुअलाइज करता है. और साथ में जब भी हम विजुअलाइज करते हैं, हमारी जो बॉडी होती है बिल्कुल रियल लाइफ सेटिंग की तरह रिएक्ट भी करती है. फॉर एग्जाम्पल, जब आप ड्रीम स्टेट में होते हो तो आपको सब कुछ एकदम सच लग रहा होता है, आप सब कुछ एकदम अंदर तक महसूस कर रहे होते हो. सो सच इज द पावर ऑफ विजुअलाइजेशन टेक्निक. नेक्स्ट है द स्लीपिंग टेक्निक. अब जब हमारा सोने का स्टेज आता है, whenever we are about to sleep, at that particular moment हमारा जो अनकॉन्शियस माइंड है, या हम जो कह रहे हैं जो हमारा सबकॉन्शियस माइंड है, उसमें हमारे कॉन्शियस माइंड का, हमारे चेतन मन का जो इंटरफेरेंस होता है वो बहुत कम हो जाता है, क्योंकि चेतन मन तो तब तक थक चुका होता है, तो वो ज्यादा इंटरफेरेंस नहीं करता है. तो इट बिकम्स वेरी इजी फॉर आवर सबकॉन्शियस माइंड टू एक्सेप्ट वट एवर यू आर सेइंग. सो ये सबसे अच्छा टाइम होता है कि आप उसमें सोने से पहले अपना पॉजिटिव अफर्मेशंस को डालें और उसको लल्लाबाई की तरह बार बार रिपीट करें. छोटे फ्रेजेस में कंडेंस सेंटेंसेस रखें और उसको लल्लाबाई की तरह रिपीट करते रहें, जैसे कि आई एम हैप्पी, आई एम हैप्पी, आई एम हैप्पी. ये बोलते बोलते आप सो जाएं. यू कैन ट्राई इट फ्रॉम टुडे इटसेल्फ एंड सी हाउ इट वर्क्स. नेक्स्ट टेक्निक यहाँ पर है आर्गुमेंटिव मेथड. आर्गुमेंटिव मेथड में क्या होता है, जब हम चीजों को लॉजिकली डील करने की और समझने की कोशिश करते हैं, वी ट्राई टू रीजन आउट, तो हमारा जो फॉल्टी डिस्टॉर्टेड पैटर्न है, जो थॉट पैटर्न है, हम उसको जब उसका जो रीजन है, जो कॉज है, अगर हम उसको वहां से पकड़कर रेक्टिफाई कर दे तो भी हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है. यानी कि हम सबकॉन्शियस माइंड में जाकर एक तरीके से उसको एक करेक्ट पैटर्न दे रहे हैं, एक सही तरीका दे रहे हैं. एंड फाइनली द टेक्निक कम्स द ग्रैटिट्यूड टेक्निक, द थैंक यू टेक्निक. कानपुर की एक किस्सा है, एक घटना है. मारिया नाम की एक लेडी थी और उसको थोड़ा सर्दी खांसी जुकाम हो जाता है और वो डॉक्टर के पास जाती है. तो वहां पर जब वो जाती है, उनका डॉक्टर कहते हैं आपको थोड़ा सा एक टेस्ट कराना पड़ेगा, कहीं कोई वायरल इन्फेक्शन ना हो. ठीक है, वो मान जाती हैं. अगले दिन जब वो अपनी रिपोर्ट लेने जाती हैं तो उनकी रिपोर्ट में कैंसर आता है. वो शॉक्ड रह जाती हैं एक बार के लिए. पर जो दूसरे एंड पे एक और व्यक्ति होते हैं एंथनी नाम के, तो बेसिकली सेम डे वो भी जाते हैं अपने चेकअप के लिए, क्योंकि उनको कुछ दिनों से तबीयत ठीक नहीं लग रही होती है. तो जब वो जाते हैं अपने चेकअप के लिए तो उनको भी डॉक्टर चेकिंग के लिए बोलते हैं, हमें आपका चेकअप करना पड़ेगा. और अगले दिन जब वो अपनी रिपोर्ट लेने जाते हैं तो उनकी रिपोर्ट्स बिल्कुल नॉर्मल आती हैं. ठीक है, तो अब वो दोनों अपनी वापस लाइफ में चले जाते हैं. अब मारिया की रिपोर्ट में तो कैंसर आया था. वो परेशान हो जाती हैं, वो अपनी लाइफ को क्वेश्चन करने लगती हैं कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ. वो अपने आप को घर में बंद कर लेती हैं, सबसे डिस्कनेक्ट कर लेती हैं. वो हर पल इसी डर में जीती हैं कि कब उनकी लाइफ खत्म हो जाएगी. और दूसरी ही तरफ जो एंथनी थे, वो
बहुत ही खुश होके अपनी जिंदगी जीते हैं। वो ग्रैटिट्यूड फील करते हैं फॉर ईच एंड एवरी मोमेंट इन हिज लाइफ। उन्हें एहसास होता है कि कितने ब्लेस्ड हैं वो, उनको इतनी ब्यूटीफुल लाइफ मिली है, इतनी अच्छी फैमिली है, तो वो हर चीज के लिए ग्रैटिट्यूड। कुछ टाइम बाद एंथनी की तबीयत थोड़ी सी और बिगड़ती है और वो डॉक्टर के पास फिर जाते हैं। मारिया को भी चिंता होती है कि अब कैंसर हो रहा है, कैसे कैसे मेरे को कैसे मुझे आगे काम करना है, तो वो भी उसी समय डॉक्टर के पास जाती है। तो डॉक्टर उन्हें बताते हैं कि आप दोनों की रिपोर्ट्स एक्सचेंज हो गई थी। अब प्रेजेंट कंडीशन ये है, क्योंकि मारिया ने इतना इतना परेशानी उस वक्त अपने चारों तरफ क्रिएट करी, इतना नेगेटिव थिंकिंग क्रिएट करा, कि अब सच में उनकी बॉडी में सिम्टम्स क्रिएट हो गए हैं, ट्यूमरस सिम्टम्स। और जो एंथनी थे, दूसरी साइड पे उनका कैंसर कंप्लीटली क्योर हो गया। आई नो दैट साउंड्स लाइक अ मिरेकल, बट ऐसे ही तो मिरेकल काम करते हैं। तो उन्होंने किया क्या? उन्होंने अपने सबकॉन्शियस माइंड में थैंक यू डाला, ग्रैटिट्यूड डाला। उन्होंने कहा कि वो बहुत ही ब्लेस्ड है, बहुत ही ब्यूटीफुल लाइफ है उनकी, और उनके सबकॉन्शियस माइंड ने फॉलो किया। दूसरी ही तरफ मारिया के साथ क्या हुआ? उन्होंने कहा कि कितनी कितनी खराब डेस्टिनी है मेरी, कितना बुरा हो रहा है मेरे साथ। उनके सबकॉन्शियस माइंड ने उसको एक्सेप्ट कर लिया। और हमारी पूरी बायोलॉजी, हमारे बॉडी का हर एक सेल रिस्पॉन्ड करता है हमारे सबकॉन्शियस माइंड को। तो सबकॉन्शियस माइंड बेसिकली हमारा ऑर्गन ऑफ हीलिंग है। और हमारा जो विश्वास होता है, जो फेथ होता है, वो प्रोसेस ऑफ हीलिंग होता है। तो हमारी जितनी भी प्रेयर्स हैं या जो हीलिंग टेक्निक्स होती हैं, वो भी इसी प्रिंसिपल पे काम करती हैं। एंड जब भी हम इसको फॉलो करते हैं और हमारी प्रेयर्स फुलफिल होती हैं, तो हमारा ये पैटर्न और ज्यादा रीएनफोर्स होता जाता है, और हमारा विश्वास और ज्यादा बढ़ता जाता है, और हम हील होते जाते हैं। तो पहले के टाइम में अगर जब हम साईं बाबा के बारे में स्टोरी सुनते थे या जीसस के बारे में कहानी सुनते थे कि वो कैसे लोगों को हील करते हैं, तो it is all about this only. So basically, every thought is a cause and every condition is an effect. If we change the cause, we can change the effect. So miracles उन लोगों की तरह, बाकी सब की तरह हमारी लाइफ में भी पॉसिबल है। We are also so blessed. तो हम भी अपनी लाइफ को सबकी तरह ब्लिसफुल और ब्लेस्ड बना सकते हैं। Happy rewiring to all of you. Thank you so much. Thank you so much, Rena ma'am, for this wonderful session.